दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे जो है यहाँ पर हूती विद्रोहियों ने शिप को बनाया अपना निशाना। कहा फिलहाल ये तो शुरुआत है, चौतरफा घिरे हो तुम लोग। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने खोला मोर्चा। हेमंत विश्वकर्मा को फिर से बता दिया सबसे भ्रष्ट और डरपोक चीफ मिनिस्टर। आखिरकार क्यों दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया महंगा। विपक्ष बोला बीजेपी डर रही है राहुल गांधी से। क्यों आखिरकार ममता बनर्जी ने चौतरफा बीजेपी को घेर लिया सभी धर्म के लोगों को एक साथ लाकर। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बुरी फंस गया जो है यहाँ पर इजराइल के ऊपर चौतरफा हमला कर दिया है। दोस्तों आपको बताते चले यमन ने दरअसल आपको बताते चले यमन के हूतीज़ ने एक भरी हुई शिप को अपना निशाना बनाया। आपको बताते चले इजराइल की शिपों को अपना निशाना बना रहा है। हूतीज़ ने कहा है कि अब इजराइल की खैर नहीं है, हम उसको चारों तरफ से घेर कर जो है पूरी तरीके से कमज़ोर करेंगे। आपको बताते चले दोस्तों हूतीज़ ने साफ किया है कि जो लोग भी ख़ास करके गज़ा में मासूम लोगों को मार रहा है उसको इसका अंजाम भुगतना होगा। हूतीज़ ने ऐलान कर दिया है दोस्तों कि फ़िलहाल अब वो इजराइल को चौतरफ घेर कर उससे बदला लेने वाले। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है दोस्तों, हूतीज़ के इन कारनामों से इजराइल पूरी तरीके से बौखला चुका है। इजराइल को समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। आखिरकार दोस्तों एक बार फिर से राहुल गांधी और बीजेपी आपस में भिड़े। राहुल बोले मुझसे किस बात का बदला लिया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को इतना डर क्यों है मुझसे। दरअसल आपको बताते चले कल एक बार फिर से राहुल गांधी को रोकने के लिए जब राहुल गांधी की रैली गुवाहाटी पहुंचने वाली थी तो हेमंत विश्वकर्मा ने दोस्तों वहां पर पुलिस बल लगवा दी, जिसके बाद आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी को वहां से आगे बढ़ने नहीं दिया गया। कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए तो पुलिस ने दोस्तों कई कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज की, जिसके बाद आपको बताते चले वहां पर कई कार्यकर्ता कांग्रेस के घायल हो गए। इससे राहुल गांधी गुस्सा हो गए। राहुल गांधी ने बीजेपी को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि इसकी जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी है, बीजेपी की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी ही इन लोग को बढ़ावा दे रही है और ख़ास करके हेमंत विश्वकर्मा जो है दोस्तों वो इसका मास्टरमाइंड है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल ना इधर के रहे ना उधर के हम। जी हाँ, ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा फिलहाल मस्जिद की जगह पर मंदिर बनवाकर बीजेपी सिर्फ हिंदू वोटों को अपने कब्जे में करना चाहती है, हिंदू कम्युनिटी के पूरे वोट खुद ले लेना चाहती है। दरअसल दोस्तों बात राम मंदिर या बाबरी मस्जिद की नहीं है। चलिए ओवैसी कहना है कि भैया राम मंदिर जो है वो बन गया और वहाँ पर 500 साल तक लोगों ने नमाज़ पढ़ी, लेकिन दोस्तों बात सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पर मस्जिद बन गई है। डराने वाली बात ये नहीं है दोस्तों कि मस्जिद की जगह मंदिर बन गया। वो तो भाईचारा बन गया तो बन गया, कोई बात नहीं है। खुशी हुई है कि ठीक है हिंदू भाई जो चाहते थे वो हो गया। लेकिन दोस्तों डर इस बात का है कि बीजेपी देश को हिंदुत्व में ढाल रही है। आप समझिए मस्जिद कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मस्जिद ठीक है, एक मस्जिद थी उसकी जगह मंदिर बन गया, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। लेकिन बड़ी चिंता ये है दोस्तों लोगों की कि अब उसके बाद एक के बाद एक तमाम मस्जिदों को निकाला जा रहा है। और ये किस लिए किया जा रहा है? ये राजनीति के लिए किया जा रहा है। वरना आप समझिए इस देश में कितनी सारी मस्जिदें हैं, कितने सारे मंदिर हैं दोस्तों। ये तो सिर्फ बहानेबाजी चल रही है कि हमने राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया, राम लल्ला आने वाले हैं। दोस्तों राम लल्ला अभी नहीं आने वाले, वो तो बहुत साल पहले आ चुके हैं आप समझिए। और लोगों के मन में राम बसते हैं, उसके लिए किसी को मंदिर या दोस्तों मुस्लिम भाइयों को मस्जिदों की ज़रूरत नहीं है अपने धर्म को याद करने के लिए, लेकिन जानबूझकर राजनीति के लिए इसे यूज़ किया जा रहा है। तो ओवैसी ने कहीं ना कहीं यह आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ चाहती है कि पूरी जितनी भी देश में हिंदू कम्युनिटी है वो एकजुट होकर बीजेपी को वोट देती रहे, ताकि बीजेपी कभी सत्ता से बाहर ना हो और बीजेपी महंगाई गरीबी बढ़ाती रहे। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल बढ़ गई मुश्किलें। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। केजरीवाल बोले भारतीय जनता पार्टी देश में सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट करती है और किसी को नहीं। दरअसल केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ईडी और सीबीआई के बल पर बीजेपी तमाम विपक्ष के नेताओं को डराने का काम कर रही है। केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी इस बार सत्ता से बाहर जाएगी, इस देश की जनता खुद उसको सत्ता से बाहर करने वाली है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी को भाईचारा और लोकतंत्र से खतरा है, बीजेपी इन चीज़ों
चीज़ों को नहीं मानती। अरविंद केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि उनको मंदिर जाने से रोका गया। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उनको कोई न्योता नहीं दिया गया। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल हमास ने इजराइल के ऊपर किया चौतरफा हमला, इजराइल के टैंकों को और सैनिकों को उड़ा डाला। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, हमास ने फिर से इजराइल के सैनिकों को अपने निशाने पर ले लिया। हमास ने इजराइल के कई सैनिकों को ठिकाने लगा दिया है। आपको बता दें चले, हमास इजराइल की इस जंग में दोस्तों लगातार इजराइल जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है, तो हमास को वहीं मजबूती मिलती जा रही है। और एक बार फिर से दोस्तों हमास ने ये साबित कर दिया है, हमास ने इजराइल के कई सैनिकों को मार गिराया और उसके साथ कई टैंक भी उड़ा डाले। हमास इजराइल की इस जंग में दोस्तों हमास लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है और इजराइल लगातार पीछे जा रहा है। यही कारण है जो एक बार फिर से हमास ने ये साबित कर दिया है दोस्तों कि वो इजराइल पर दोगुना भारी है। आपको बता दें चले दोस्तों, ममता बनर्जी ने भाईचारे की एक मिसाल की कायम, तो ममता बनर्जी से अब बीजेपी दोस्तों आप समझिए उलझने की तैयारी में है। दरअसल दोस्तों, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी राम मंदिर में, उस दौरान हमने देखा कि बॉलीवुड के कई लोग आए, उन्होंने मोदी सरकार की जमकर चापलूसी भी की। उसमें एक नाम अमिताभ बच्चन का भी था। लेकिन खैर ये तो है ही चापलूस दोस्तों, जिसकी सत्ता होती है उसकी चापलूसी करने लगते हैं, चाहे वो कितने ही गलत क्यों ना करें। लेकिन बात ये इतनी सी नहीं है दोस्तों, बात ये है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो ममता बनर्जी ने तमाम धर्म गुरुओं के साथ अपनी एक रैली निकाली थी। मैंने आपको कल बताया था उसके बारे में। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, अब ममता बनर्जी के इस दाव से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उस दिन बीजेपी चाहती थी कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो भाईचारे का संदेश दे। लेकिन दोस्तों ममता बनर्जी ने तमाम धर्म गुरुओं के साथ वो रैली निकाल कर बीजेपी को चौंका दिया। बीजेपी ने सोचा भी नहीं था कि ममता बनर्जी काली मंदिर में पूजा करने के बाद इस तरीके की रैली निकालेंगी जहां पर तमाम धर्मगुरु जुड़ जाएंगे। और दोस्तों समझिए, ये देश के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था कि सब धर्म एक से हैं दोस्तों, सबको प्यार और सम्मान मिलता रहे, और क्या चाहिए। और यही बात साबित करती हुई कल ममता बनर्जी नजर आई हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के उल्टी गिनती हो गई है शुरू। अखिलेश बोले धर्म के रास्ते में बीजेपी आ रही है, लोगों को मंदिर जाने से रोकने वाली बीजेपी कौन। दरअसल अखिलेश यादव ने फिर से बीजेपी को लपेटा। अखिलेश ने कहा कि चुनाव की हार सामने देखकर बीजेपी डर गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार देखकर राहुल गांधी को कभी मंदिर जाने से रोका जा रहा है, तो कभी दोस्तों रास्तों में आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है क्या, जहाँ पर लोगों को रोका जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने दोस्तों कहा था फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब दोस्तों आप खुलकर बोल सकते हो, आपको आज़ादी है खुलकर बोलने की, आपको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आप समझिए दोस्तों, आज़ाद देश में अगर लोग बोल भी ना पाएँ, कहीं यात्रा करने भी ना जा पाएँ, उनका बार बार रास्ता रोका जाए, बैरिकेडिंग लगा दी जाए, तो क्या दोस्तों ये लोकतांत्रिक देश है। और ऊपर से प्रधानमंत्री सीना ठोक कर दूसरे देशों में कह के आते हैं कि हमारा देश तो बहुत बड़ा लोकतांत्रिक है। अब जब आप राहुल गांधी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे तो सवाल तो उठेंगे ही। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में एक बार फिर से दोस्तों ईरान ने कर दिया खेल। ईरान ने दोस्तों बनाया इजराइल के कई लोगों को अपना निशाना। दरअसल बताया जा रहा है ईरान दोस्तों तमाम उन खुफिया लोगों को ढूंढ रहा है जो इजराइल ने इंस्टॉल कर रखे हैं उसके देश में, ईरान में। दरअसल आपको बताते चलें अभी भी इजराइल के कई जासूस ईरान में बरकरार हैं, और आपको बताते चलें उन्हीं को फाइंड करने में लगा हुआ है इस वक्त इजराइल, यानी कि ढूंढी को ढूंढ रहा है। आपको बताते चलें दोस्तों, इजराइल के कई खुफिया मोसाद के जितने भी एजेंट हैं उन लोगों को ढूंढने का काम ईरान कर रहा है। ईरान ने खुली चेतावनी दी है कि वह आने वाले समय में जो सीरिया में हमले किए हैं इजराइल ने, वो उसका बदला लेगा। ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि आप तैयार रहे इजराइल, क्योंकि बहुत जल्दी वो इस चीज़ का बदला ज़रूर लेने लेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, इस बदले का सबसे बड़ा कारण समझ रहे हैं आप, इस बदले का कारण ये भी है कि यहाँ पर हमने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया है, वो ये दोस्तों कि फ़िलहाल खुली चेतावनी दी गई थी कि भैया अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो फ़िलहाल इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और इसीलिए दोस्तों अब ईरान को खुली चेतावनी दे दी गई है, इजराइल को खुली चेतावनी ईरान की तरफ से कि बहुत जल्दी वो उसके कई लोगों को ध्वस्त करेगा दोस्तों। और ये एक रिवेंज की तरह भी देखा जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल देश में गरीबी, बेरोज़गारी और महंगाई जैसे मुद्दों को हटाकर बीजेपी धर्म को ला रही बीच में। जी हाँ, एक बार फिर से दोस्तों भड़क गए फ़ारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी को लपेटा। दरअसल आपको बताते चले फ़ारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी को लपेटते हुए कहा कि बीजेपी
कभी नेहरू की बुराई करती है तो कभी दोस्तों हिंदुत्व पर वोट मांगती है। उन्होंने कहा कि देश के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं ये। यही नहीं, फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारे देश में आज जो हो रहा है उस चीज़ को रोकना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है देश में महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी जैसे मुद्दे काफ़ी हैं और इन चीज़ों को दोस्तों रोकना हमारी, आप समझिए, वो बनती है कहीं ना कहीं। और इस चीज़ को रोकने के लिए फ़ारूक अब्दुल्ला ने सारी चीज़ें बोली। फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा कि फ़िलहाल देश के हालात बिगड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी जैसे मुद्दों ने देश की कमर तोड़ने का काम किया है और आज आप और हम देख रहे हैं दोस्तों कि देश में क्या चल रहा है। इसी को लेकर फ़ारूक अब्दुल्ला ने चिंता जताई है कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इस बार इंडिया गठबंधन का हो गया प्लान तय। 300 सीट पर दोस्तों कांग्रेस जमाएगी अपना दावा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले पूरा मामला 400 सीटों का, लेकिन लोकसभा में आने के लिए कांग्रेस का फोकस 300 सीटों पर जा रहा है। कांग्रेस ने सोच लिया है कि उसको कहाँ किसको चुनाव में उतारना है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि लोकसभा का चुनाव काफ़ी अलग होता है दोस्तों, और ऐसे में लोकसभा के चुनाव को लेकर ये सारी रणनीति बनाई गई है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर एक चीज़ जो हमें देखने को मिली है वो ये कि अब 300 सीट पर कांग्रेस की नज़र है। आपको बता दें चले दोस्तों, ईवीएम पर मचा घमासान। महमूद कराचा और जो है भानु प्रताप बोले फिलहाल ईवीएम को लेकर जो हमारे मन में शंका थी वो सच है। उन्होंने कहा कि 2% से भी कांग्रेस हार जाएगी। अगर ज़्यादा घोटाला भी नहीं किया, बीजेपी ने महज 2% का भी कर दिया तो भी हो जाएगा खेल, क्योंकि दोस्तों चुनाव आयोग ने खुद माना है कि हाँ 2% का हेर फेर हो सकता है ईवीएम में। अब आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों कि फ़िलहाल 2% का अगर हेर फेर हो जाता है तो ये मामला काफ़ी बड़ा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो है महमूद कराचा ने कहा है। उनका कहना है कि फ़िलहाल चुनाव आयोग भी वरिष्ठ अधिकारी ये कह चुके हैं कि हाँ 2% तक तो हो सकता है इसमें खेल। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि ईवीएम से कोई भी चुनाव नहीं चाहता, आम जनता से लेकर तो अफसर तक दोस्तों। लेकिन बीजेपी क्यों कराना चाहती है ईवीएम से ही चुनाव, क्यों सरकार कराना चाहती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आने वाले समय में ये सवाल कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला है। और लेकिन साफ सी बात है, इन तमाम मुद्दों को लेकर दोस्तों जो चीज़ें हो रही हैं उस पर कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर सरकार का पूरा फोकस दिखाई दे रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में अब क्या करने जा रहा है दोस्तों, आपको बताते चले इजराइल ने फ़िलिस्तीनियों को कब्ज़े में लेना शुरू कर दिया। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बताया जा रहा है इजराइल ने फ़लस्तीनी लोगों को जो है यहाँ पर एक तरीके से किडनैप करना शुरू कर दिया है, उठाना और उन्हें जेल में डालना। इसी को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि फ़िलहाल गज़ा के लोगों को मारने के बाद अब नेतन्याहू इजराइल के लोगों को परेशान करने में लग गया। सीधी सी बात यह कि इजराइल में जो हो रहा है उस चीज़ को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन इजराइल में जो चर्चाएं चल रही हैं दोस्तों वो भी एक बड़ी चर्चा और मुद्दा बन चुका है। इसलिए इजराइल के इस मैटर को जल्दी सुलझाना होगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरे संजय रावत बोले बीजेपी डरती है। आपको बताते चले राहुल गांधी के समर्थन में आ गए हैं संजय रावत का कहना है कि बीजेपी राहुल गांधी से डरती है। यही नहीं, संजय रावत ने आरोप लगाया है कि बीजेपी राहुल गांधी पे खास करके हेमंत विश्वकर्मा को लगा दिया है। बीजेपी ने पीछे पहले राहुल गांधी को धमकाया, फिर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की, फिर ये कहा गया कि राहुल गांधी मंदिर में नहीं जा सकते, और उसके बाद राहुल गांधी को गुवाहाटी जाने से रोका। लेकिन राहुल गांधी भी दोस्तों रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने भी बता दिया है हेमंत विश्वकर्मा को कि वो उससे नहीं डरते। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल राम मंदिर के उपलक्ष्य में और पाकिस्तान ने दोस्तों अपना बयान किया जारी। पाकिस्तान ने बता दिया निंदनीय। दरअसल आपको बताते चले बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनने पर पाकिस्तान ने अपनी जो वो है एक बयान जारी किया है। उसने आपको बताते चले बयान जारी करते हुए लिखा है कि 1992 में बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल चरमपंथियों की एक भीड़ ने 6 दिसंबर 1992 को सदियों पुरानी मस्जिद गिरा दी थी। ये निंदनीय है कि भारत की शीर्ष न्यायालय ने सिर्फ इस मंदिर कार्य के लिए जिम्मेदार लोगों को न सिर्फ दोस्तों बरी कर दिया था, बल्कि वहां पर मस्जिद की जगह मंदिर बनाने की भी
परमिशन दे दी गई, अनुमति दे दी गई। पाकिस्तान अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाकर वहाँ राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं कि न सिर्फ उन लोगों को बरी कर दिया जिन्होंने मस्जिद गिराई थी दोस्तों, बल्कि वहाँ पर मस्जिद बनाने की जगह मंदिर की अनुमति भी दे दी। अगर आप मुझसे पूछें दोस्तों तो मुझे मस्जिद की जगह मंदिर बनने का लोगों को इतना दुख नहीं है जितना इस बात का दुख है कि उन तमाम लोगों को दोस्तों बरी कर दिया गया था जिन लोगों ने मस्जिद गिराई थी। और दोस्तों ये फैसला जो अदालत का था ये बहुत ही सच में निंदनीय है। क्यों है कि किसी ने दोस्तों किसी के धर्म स्थल को गिरा दिया और आपने उन सबको बरी कर दिया। इस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है। हम नहीं कह रहे हैं ये सवाल, लेकिन ये सवाल पाकिस्तान से तो आया ही है, लेकिन हमारे देश में भी कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भैया इसमें लाल कृष्ण आडवाणी का हाथ था और उनके साथ साथ जितने भी लोग थे बाबरी को गिराने की साजिश में, उन सबको बरी कर दिया गया था। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर दोस्तों हमास इजराइल की जंग के बीच में अमेरिका को इजराइल ने दी चेतावनी। दरअसल आपको बता दें चले, इजराइल लगातार कह रहा है कि वो अमेरिका की किसी बात को नहीं मानेगा। इजराइल ने फिर से एक बार ये बोल दिया है कि अमेरिका चाहता है कि हम गज़ा को हासिल कर एक फ़िलिस्तीनी राज्य बना दें, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। उसका कहना है कि गज़ा पर वही कब्ज़ा मतलब पूरा नियंत्रण उनका ही रहेगा जब गज़ा उनके कंट्रोल में आ जाएगा। तो आपको बता दें चले दोस्तों, लगातार गज़ा में हो रहे हमलों से अब कई लोग भड़क गए, क्योंकि अब तक बहुत 25,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस आंकड़े को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी हो गया दोस्तों कि इस जंग को रुकवाया जाए, लेकिन नेतन्याहू ने दोस्तों सारी हदें पार कर रखी हैं और ये बहुत ही गलत बात है। मासूम लोग मारे जा रहे हैं इस जंग में दोस्तों, किसी का क्या जा रहा है आप समझिए। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो यहाँ पर मच गया घमासान। जी हाँ, राहुल गांधी के समर्थन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को लपेटा, बीजेपी को बता दिया डरपोक। दरअसल आपको बता दें चले, मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि बीजेपी डरी हुई है और राहुल गांधी को रोकने की कोशिश कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी को किस बात का डर है कि राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना है, जो कि बीजेपी नहीं चाहती है। आपको बता दें चले दोस्तों, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आधे से ज़्यादा लोग मोदी सरकार के बहकावे में आ चुके हैं। उन्हें लगता है कि बीजेपी जो हमें दिखा रही है वही सही है और यकीन मानिए वो लोग सिर्फ हिंदुत्व के बल पर वोट दे रहे हैं। जिन लोगों की सोच ही ऐसी है दोस्तों, उनको आप नहीं समझा सकते, ना आप उन्हें बदल सकते, लेकिन जो लोग अच्छे लोग हैं, जो मोदी सरकार को वोट नहीं दे रहा है, उसमें कहीं ना कहीं खेल हो रहा है और साफ दिखाई देता है कि इसमें ईवीएम का एक बड़ा माजरा सामने आता है, जिसमें बार बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस के हारने की वजह सिर्फ ईवीएम है। वरना दोस्तों इतने सारे लोग कांग्रेस के समर्थन में जो भीड़ें दिखती हैं हमें, आप समझिए सड़कों पर, वो रैली में जो दिखती हैं, वो वोट में तब्दील क्यों नहीं हुई, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। और इस बार दोस्तों 2024 का जो चुनाव है, ये देश के लिए एक बहुत अहम चुनाव होने वाला है, क्योंकि अब तय होगा दोस्तों कि देश की अगली गद्दी पर इंडिया गठबंधन बैठेगा या फिर बीजेपी आ जाएगी वापस। क्योंकि इस बार बीजेपी आई तो ये समझ लीजिएगा दोस्तों कि देश का लोकतंत्र पूरी तरीके से ख़त्म भी हो जाएगा, क्योंकि अभी इतने बड़े बड़े काम कर दिए गए जिसको लेकर देश की जनता परेशान है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल खेल हुआ ख़त्म। जी हाँ, इजराइल हमास की जंग के बीच में दोस्तों ईरान करने जा रहा है इजराइल की बोलती बंद। दरअसल आपको बता दें चले, तेल अवीव को लेकर बड़ा फैसला लिया जा रहा है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि जो लोग भी इजराइल की मदद कर रहे हैं वो बंद कर दें। आपको बता दें पीठ पीछे दोस्तों इजराइल को अभी भी कुछ लोग जो है यहाँ पर मदद कर रहे हैं और उसकी ख़ास कर उन चीज़ों से मदद की जा रही है जिन चीज़ों को लेकर दोस्तों काफ़ी घमासान मचा हुआ है। लेकिन सवाल क्या है दोस्तों, उसकी मदद क्यों की जा रही है? कौन लोग हैं वो जो इजराइल की मदद करने में लगे हुए हैं? कोई तो है दोस्तों जो लोग तेल अभी भी उसको आवंटित करा रहे हैं, उसको अभी भी तेल मिल रहा है। और हालांकि तमाम सऊदी के देशों से कहा गया था कि उसको रोका जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। केजरीवाल बोले फिलहाल बीजेपी जानबूझकर नहीं करा रही है चुनाव, क्योंकि उसे है हारने का डर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें कि उसे हारने का डर है बताया जा रहा है, और ये बात इसलिए कही जा रही है दोस्तों कि फ़िलहाल जो वो है क्या कहते हैं,
ये जो तमाम चीज़ें हैं दोस्तों उसको रोका जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये, केजरीवाल ने साफ कहा कि चंडीगढ़ के चुनाव को बीजेपी सिर्फ इसलिए नहीं कराना चाहती क्योंकि उसको पता है कि वो इस चुनाव में हार रही है। दरअसल आपको बता दें, बीजेपी ने चंडीगढ़ का मेयर चुनाव रोक रखा है, बहाना बनाकर। इसी को लेकर उन्होंने जमकर घेर लिया है। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को सपोर्ट करें ताकि ऐसे